नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों जो लूसेंट की बुक से मैं डिस्कस कर रहा हूं, काम काम के टॉपिक जो लाल कलर से यहाँ पे लिखे हुए हैं दोस्तों, वो सबको मैंने डिस्कस कर रहा हूं। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, लूसेंट की बुक से आप उसको जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। समझने के बाद उसको रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपको समझने पढ़ने में आसानी जाए। दोस्तों काफी अच्छा मैंने पढ़ाया है, लेकिन व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे हैं दोस्तों, इस वजह से वीडियो थोड़े से लेट हो रहे हैं। तो आइए शुरू करेंगे ज्यादा बातें ना करते हुए। राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, कब हुए थे, कहां हुए थे, उनके बारे में लिख रखा है। देखो ये मैप के थ्रू भी बताया गया है यहाँ पे, है ना। कांग्रेस के अधिवेशन 1885 से लेके 1847 तक के जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए उसके बारे में यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों। तो एक एक करके मैं थोड़ा सा डिटेल में और बारी बारी से बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं अधिवेशन क्या होता है। अधिवेशन नाम इसलिए दिया गया है दोस्तों, यानी बहुत से लोगों को इकट्ठा होकर बैठने की एक सभा, बहुत से लोगों को संबोधित करने के लिए सभा बुलाई जाती थी, बताने के लिए, कुछ जानकारी देने के लिए। तो बहुत से लोगों का इकट्ठा होकर बैठना, किसी बड़ी सभा या महासभा की लगातार होने वाली बैठकों का समूह के ही नाम को अधिवेशन कहा जाता है। तो कांग्रेस के गठन के बाद समय समय पर सभाएं की जाती थी, है ना, बैठक की जाती थी, उसके बारे में यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है दोस्तों, और पहले भी थी, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी थी, है ना, अग्रणी थी, सबसे ऊपर थी, काम करती थी स्वतंत्रता आंदोलन में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885, देखो यहां लिखा हुआ है 28 दिसंबर 1885 को 72 व्यक्तियों द्वारा हुई थी दोस्तों, 72 व्यक्तियों के द्वारा हुई थी। वहां इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. ह्यूम, देखो नाम याद रखना इसका, A.O. ह्यूम नाम आता है ना, क्योंकि A.O. ह्यूम एक सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे दोस्तों ये A.O. ह्यूम। और दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा ने अहम भूमिका निभाई थी। अगर संस्थापक में नाम आएगा तो A.O. ह्यूम का नाम आएगा। इनके अलावा दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा ने अहम भूमिका निभाई थी, ये याद रखना है दोस्तों। तो इसका उद्देश्य क्या था, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? तो कांग्रेस ने कई प्रांतों में सामाजिक समस्या को हटाने में प्रयत्न किए, और छुआछूत, पर्दा प्रथा, है ना, मद्यपान आदि शामिल थे। राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने के लिए कांग्रेस को धन की कमी का सामना करना पड़ता था, लेकिन फिर भी उन लोग अधिवेशन का आयोजन किया करते थे दोस्तों। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय लॉर्ड डफरिन, नाम याद रखना है, लॉर्ड डफरिन वायसराय थे दोस्तों। लॉर्ड डफरिन क्वेश्चन आता है, लॉर्ड डफरिन वायसराय थे दोस्तों, या गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय, गवर्नर जनरल तो बदल गया था, तो नाम पद बदल गया था, वायसराय थे, याद रखना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई थी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला अधिवेशन भी बंबई में हुआ था, बंबई में हुई थी। इसकी शुरुआत सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक अधिकारी जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन, जो A.O. ह्यूम बोला हूं ना मैंने दोस्तों, उसका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, हाँ है ये ह्यूम ने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर की थी दोस्तों। तो आपने वो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। उसका भी नाम याद रखना है, इस कॉलेज का गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी, याद रखना है दोस्तों, है ना, याद रखना है। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन, स्थापना के बाद उसी टाइम पे पहला अधिवेशन हुआ, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में यानी 28 दिसंबर 1885 को बंबई में की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था दोस्तों, है ना। तो दिसंबर 1885 में पार्टी की स्थापना के बाद व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने थे, और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें, 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ भाग लिया गया था, ये याद रखना है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहां से इतनी चीजें मैंने काम की बताया, बाकी आपको पढ़ना है। दूसरा अधिवेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। तो 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी दोस्तों। दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको बता दूं, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, ये भी याद रखना है। ये ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। और इनके एक पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, के लेखक भी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी क्या नाम है बुक का? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं, जो ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत की आर्थिक निकासी का केंद्रित किताब है, एक प्रकार का केंद्रित किताब है एक प्रकार का। तो इससे इतना ही। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1886 में, दादा भाई नौरोजी ने उसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों, है ना। अगला फैक्ट है कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास में हुआ था, आयोजित किया गया था दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और जब बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता करी तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कहलाए। ये प्रथम, क्योंकि मुस्लिम थे तो प्रथम अध्यक्ष कहलाए। तो बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में आपको बता दूं, ये ब्रिटिश राज्य के दौरान एक भारतीय वकील, कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे दोस्तों। तैयब जी बॉम्बे उच्च न्यायालय के बैरिस्टर के रूप में भी अभ्यास करने के पहले भारतीय रहे हैं, है ना। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। तो तीसरे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है चौथा, बात करते हैं अपन चौथा, है ना। तो चौथा, तो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूल इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे। और ये जॉर्ज यूल जो थे, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूल का जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में हुआ था। और स्कॉटलैंड के निवासी थे ये। इलाहाबाद में 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष चुना गया था। स्कॉटलैंड में जन्म हुआ था इनका, है ना। ये याद रखना है, बस इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस। तो ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। क्वेश्चन आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल जो चौथे अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में चुने गए थे। इसके बाद पांचवा अधिवेशन देखते हैं अपन। पांचवा अधिवेशन, तो पांचवा अधिवेशन के बारे में बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन 1889 में बंबई में हुआ था। बंबई में, है ना, बंबई में आयोजित किया गया था, है ना। खचाखच भरे हाल में देश भर के नेता एकत्रित हुए थे वहां पे, और बहुत भीड़ थी, है ना। तो 1889 में बंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सर विलियम वेडरबर्न ने की थी। वेडरबर्न ने की थी, नाम याद रखना है ना। वेडरबर्न ने की थी। तो वेडरबर्न कौन थे जो अध्यक्षता करे थे? तो सर विलियम वेडरबर्न भारत में अंग्रेजी राज्य के समय सेवारत एक स्कॉटिश सिविल सेवक अधिकारी और राजनीतिज्ञ थे। सिविल सेवा अधिकारी यानी स्कॉटिश सिविल सेवा अधिकारी और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने अपने कामकाज के कैरियर के दौरान किसानों की समस्या को हल करने के लिए बैंकिंग सुधार लाने का प्रयास भी किया था। तो उनको अध्यक्ष बनाया गया था, है ना। तो पांचवा अधिवेशन 1889 में बंबई में हुआ था। सर विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष बने गए थे। स्कॉटिश थे, याद रखना है, स्कॉटिश ब्रिटिश अधिकारी जो भारत में रहते थे। छठवां की बात करते हैं, तो छठवां अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ था। फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता की थी इसकी। सातवां अधिवेशन हुआ था नागपुर में 1891 में, जिसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने की थी। याद रखना है। फिर आठवां अधिवेशन हुआ था 1892 में, इलाहाबाद में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर नौवां हुआ था 1893 में, लाहौर में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर 10वां हुआ था 1894 में, मद्रास में अल्फ्रेड वेब इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद 11वां अधिवेशन हुआ था 1895 में, पुणे में सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद 12वां अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, 1896 में कलकत्ता में हुआ था। रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था।
पहली बार यहाँ पे वंदे मातरम गाया गया था? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो वंदे मातरम गीत पहली बार 1896 के कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्ला एम सयानी ने की थी। रहमतुल्ला एम सयानी ने की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है। 12वां अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, वहां पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। वंदे मातरम गीत पहली बार 1896 के कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्ला एम सयानी ने की थी। वंदे मातरम गीत के बारे में बता दूं, उस अधिवेशन में किसने गाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था दोस्तों। लेकिन इस गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1874 में लिखा था इसको। 1874 में वंदे मातरम गीत को लिखा था। और इस गीत को 1882 में बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था और वहां से लिया गया है ना। तो ये याद रखना, जो काम की चीज मैंने बता दिया। अब 13वां अधिवेशन की बात करते हैं। 13वां अधिवेशन 1897 में अमरावती में हुआ था। सी शंकरन नायर ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो 13वां अधिवेशन 1897 में अमरावती में हुआ था। सी शंकरन नैयर ने इसकी अध्यक्षता की थी। 14वां अधिवेशन हुआ था 1898 में मद्रास में। आनंद मोहन दास ने इसकी अध्यक्षता करी थी। 15वां अधिवेशन हुआ था 1899 में लखनऊ में। रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष चुने गए थे। रमेश चंद्र दत्त को अध्यक्ष बनाया गया था। 16वां अधिवेशन 1900 में हुआ था। 1900 में हुआ था लाहौर में, है ना। और NG चंद्रवारकर को अध्यक्ष बनाया गया था। NG चंद्रवारकर को अध्यक्ष बनाया गया था, है ना। 16वां के बाद 17वां अधिवेशन हुआ था 1901 में कलकत्ता में। दिनसा ईदुलजी वाचा को अध्यक्ष बनाया गया था, याद रखना है। 17वां अधिवेशन 1901 में कलकत्ता में हुआ था। दिनसा ईदुलजी वाचा को अध्यक्ष बनाया गया था, याद रखना है। उसके बाद 18वां अधिवेशन 1902 में हुआ था अहमदाबाद में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 18 के बाद 19वां अधिवेशन 1903 में ही हुआ था मद्रास में। लाल मोहन घोष को बनाया गया था अध्यक्ष। 20वां अधिवेशन 1904 में हुआ था बंबई में। सर हेनरी काटन को अध्यक्ष बनाया गया था। 20 के बाद 21वां अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद यह है इंपॉर्टेंट अधिवेशन एक 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में हुआ था दोस्तों। दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार। क्वेश्चन की वैरायटी ऐसी रहेगी कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन में किया था? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया था, याद रखना है। उसके बाद है यहाँ पे 22वां के बाद 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ था सूरत में। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी घोष ने की थी और कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, है ना, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बट गई थी दोस्तों, है ना। इसे ही सूरत विभाजन कहते हैं। सूरत विभाजन कहते हैं। और 1907 में अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, ये याद रखना है। रास बिहारी घोष ने की थी। दो में बढ़ गई थी, एक तो नरम दल और एक तो गरम दल के नेता शामिल हो गए थे, जो गरम विचारधारा रखते थे, है ना, मारपीट में, यानी गरम, और एक नरम दल के जो नरमी से पेश आते थे। दो इसमें बढ़ गई थी दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अपन इधर आगे चलते हैं और फटफट से आगे डिस्कस करते हैं। 24वां अधिवेशन हुआ था 1908 में मद्रास में। डॉक्टर रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी और कांग्रेस संविधान का निर्माण करने की बात कही गई थी। इसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण करने की बात कही गई थी। फिर हुआ था 24 के बाद 25वां अधिवेशन 1909 में लाहौर में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। 25 के बाद 26वां अधिवेशन 1910 में हुआ था इलाहाबाद में। विलियम वेंडरबर्न ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद अगला अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है 27वां अधिवेशन दोस्तों। तो 27वां अधिवेशन 1911 कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने की थी और पहली बार यहां पे जनगण मन गाया गया था दोस्तों।
तो नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जो जनगण मन है उसको 24 जनवरी 1911 को भारत का राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया था। पहले ही इन लोगों ने घोषित कर दिए थे, 24 जनवरी 1911 को भारत का राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया था। लेकिन इसको पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों। उस वक्त बंगाली और हिंदी भाषा दोनों में गाया गया था इसको, है ना, और गाया गया था। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, जनगण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और बिशन नारायण धर ने उसकी अध्यक्षता की थी, याद रखना है। तो अपने को इससे क्या समझ में आता है कि वंदे मातरम और जनगण मन दोनों जो है वो कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था, ये याद रखना है। आगे बात करते हैं, है ना। उसके बाद 28वां अधिवेशन ये हुआ था 1912 में बंकीपुर में और इसकी अध्यक्षता की थी आर.एन. माधोलकर ने की थी, है ना। उसके बाद 29वां अधिवेशन 1913 में हुआ था कराची में, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, है ना, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों। उसके बाद है 30वां अधिवेशन हुआ था 1914 में मद्रास में, भूपेंद्र नाथ बासु ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद है 31वां अधिवेशन 1915 में बंबई में हुआ था, सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था इसमें, तो दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बंबई का गवर्नर था दोस्तों, है ना। तो बंबई का गवर्नर था और बंबई में हो रहा था तो उसी को वहां का अध्यक्ष बना दिया गया था। तो इस अधिवेशन में बंबई में 1915 में हुआ था यह अधिवेशन और इसको अध्यक्ष बना दिया गया था। बंबई का गवर्नर था उस टाइम पे अंग्रेज, है ना। तो ये याद रखना है। अगला है 32वां अधिवेशन 1916 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। अंबिकाचरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी और मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था इस अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था, इसलिए उसको लखनऊ समझौता भी पढ़ते हैं अपन, याद रखो, मैंने पढ़ाया था, याद करो। दिसंबर 1916 में मराठा नेता बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा समझौता किया गया था। कांग्रेस ने 29 दिसंबर को लखनऊ अधिवेशन में लीग के लखनऊ समझौता हुआ था, इतना याद रखना है। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक संयुक्त सम्मेलन था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों संगठनों के बीच एक समझौता हुआ था। दोनों पक्षों ने समझौते के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रांतीय विधानसभाओं में भागीरथी प्रदान करने में सहमति व्यक्त की थी, उसे ही लखनऊ समझौता कहते हैं। तो ये याद रखना है, पूछा जा सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 32वां, है ना, लखनऊ में हुआ था, किन्ने की थी, क्या की थी, आगे समझ। 33वां की बात करते हैं, 1917 में कलकत्ता में हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी इसकी अध्यक्षता, और जब अध्यक्ष बनी तो प्रथम महिला अध्यक्ष कहलाई है दोस्तों। तो एनी बेसेंट के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी की बात बता दूं। एनी बेसेंट जो थी ये अग्रणी आध्यात्मिक थियोसोफिस्ट, महिला अधिकारों की समर्थक, लेखक भी थी, वक्ता भी थी और भारत प्रेमी महिला थी। क्या थी? भारत प्रेमी महिला थी। 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट से प्रेरणा पाकर भारत के कई समाज सेवकों को बल मिला। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई भी करी है इसने, एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट जो थी ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है। कौन से अधिवेशन में बनी, क्या बनी, ये याद रखना है ना। ये पूछा जा सकता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। विशेष अधिवेशन होता है एक दोस्तों, कब? बंबई में हुआ विशेष अधिवेशन, जो 1918 में विशेष अधिवेशन हुआ था। हसन इमाम इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। हसन इमाम। कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो जाता है इसमें, कांग्रेस का दूसरा विभाजन। कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में हुआ था और दूसरा विभाजन कांग्रेस का 1918 में हुआ दोस्तों, 1918 में, है ना। 1918 में बंबई में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। फिर से बोले हम अलग होंगे करके दूसरा विभाजन हो गया, है ना। उसके बाद है समझ में आ गया, कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है।
34वां अधिवेशन होता है 1918 में, दिल्ली में हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। 24 के बाद 25वां अधिवेशन 1919 अमृतसर में होता है, पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद एक और विशेष अधिवेशन होता है दोस्तों, है ना, एक और विशेष अधिवेशन 1920 में होता है कलकत्ता में, लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता करी थी। लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता करी थी और असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ था इस टाइम पे। असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ था, ये याद रखना। विशेष अधिवेशन था एक प्रकार का, है ना। उसके बाद 36वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ था। सी.वी. राघवाचार्यर इसके अध्यक्ष चुने गए थे। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था। जो कांग्रेस संविधान बना रही थी, कांग्रेस का संविधान खुद के लिए, है ना, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था दोस्तों। उसके बाद 27वां अधिवेशन हुआ था, है ना, ये 1921 में अहमदाबाद में हुआ था। हकीम अजमल खान ने इसकी अध्यक्षता की थी, हकीम अजमल खान ने। उसके बाद दोस्तों 37 के बाद 38वां अधिवेशन 1922 में हुआ था गया में, जो बिहार का गया है वहां हुआ था। देशबंधु चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। देशबंधु चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखना है दोस्तों, है ना। देशबंधु चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखना है, पूछा जाते रहता है। देशबंधु चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये वाला याद रखना है। उसके बाद अगला है 39वां अधिवेशन 1923 में हुआ था, काकीनाडा में हुआ था। मौलाना मोहम्मद अली ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 में दिल्ली में। अब्दुल कलाम आजाद और सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। ये अबुल कलाम आजाद इसके सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो 1923 में मौलाना आजाद को 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और इस प्रकार वह सबसे कम उम्र के युवा अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, है ना। 35 वर्ष की उम्र में चुना गया था, इसलिए सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष कहलाए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे करके। अगला है 40वां अधिवेशन, इंपॉर्टेंट है। 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगांव में हुआ था दोस्तों। कहां पे हुआ था? बेलगांव में हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उसका नाम क्या था? बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन 1924, ये एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता करे थे गांधी जी ने। तो समझ में आ गया, महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी थी, याद रखना है, बार बार पूछे जाता है दोस्तों। अगला है, अब देखो दोस्तों 41वां अधिवेशन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन, जिससे अपने को देखने में आसानी जाए। 41वां अधिवेशन जो है ये कहाँ हुआ था, ये पूछा जा सकता है। तो 41वां अधिवेशन 1925 कानपुर में हुआ था। श्रीमती सरोजनी नायडू, नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है। श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात हो रही है। आप तो बोलेंगे एनी बेसेंट थी, तो एनी बेसेंट तो थी, लेकिन वो अंग्रेज थी, है ना, वो अंग्रेज थी, विदेशी थी। ये बात हो रही है भारतीय की, जो इंडियन थी। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी श्रीमती सरोजनी नायडू। तो इनसे क्या याद रखना है अपने को? सरोजनी नायडू से। सरोजनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुनी गई थी। इस पद को संभालने वाली पहली महिला अध्यक्ष थी। ये पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों। सरोजनी नायडू इंपॉर्टेंट लेडी है, इनके बारे में थोड़ा सा जन्म पता होना। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी है ये। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश में बनी थी, याद रखना है, जो उत्तर प्रदेश में बनी थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश में बनी थी। इतनी चीजें याद रखना है इनसे। बात करेंगे अब 42वां अधिवेशन की। 42वां अधिवेशन 1926 गुवाहाटी में हुआ था दोस्तों। गुवाहाटी में हुआ था, है ना, गुवाहाटी में हुआ था। एस श्रीनिवास अयंगर ने इसकी अध्यक्षता की थी। सभी सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। इसमें सभी सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था, याद रखना है। तो इसके बारे में सुनिए, कांग्रेस के
1926 के यानी कांग्रेस के 1926 के गुवाहाटी में आयोजित 41वें अधिवेशन की अध्यक्षता एस श्रीनिवास अयंगर द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था। खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था। अगला बात करेंगे, यह है 43वां जिसको बोलते 43वां, है ना, 43वां अधिवेशन यानी 43वां अधिवेशन के बारे में ये हुआ था 1927 मद्रास में। इसकी अध्यक्षता किया था डॉक्टर M.A. अंसारी ने। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, याद रखना है। अगर क्वेश्चन आता है पूर्ण स्वाधीनता की मांग कहां की गई थी तो मद्रास, है ना, ये याद रख सकते हैं। और ये भी याद रख सकते हैं डॉक्टर M.A. अंसारी। अगला है, उसके बाद है 44वां अधिवेशन 1928 में हुआ था कलकत्ता में। पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी, याद रखना है। क्या नाम है इसका? 44वां अधिवेशन 1928 में कलकत्ता में हुआ था। पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। उसके बाद 44 के बाद 45वां यानी 45 ये हुआ था 1929 में लाहौर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी और पूर्ण स्वराज की मांग करी थी इनने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी, पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग, स्वराज बोलेगा, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी तो लाहौर अधिवेशन में की गई थी। 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज पारित किया था, अर्थात लाहौर अधिवेशन के कुल स्वतंत्र प्रस्ताव उसी अधिवेशन में रखा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों, है ना। सार्वजनिक रूप से 26 जनवरी 1930 को इसकी घोषणा की गई थी। 26 जनवरी 1930 को इसकी घोषणा की गई थी। इतनी चीजें याद रखना है जो मैंने यहां से बताया, है ना। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगला अधिवेशन है 46वां अधिवेशन 1931 में कराची में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी और मौलिक अधिकार की मांग की गई थी दोस्तों इसमें। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी तो कराची अधिवेशन में की गई थी। तो 1931 का कराची अधिवेशन मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया था। दो चीज पे किया गया था दोस्तों, मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया था। स्वशासन बहिष्कार आंदोलन किया गया था। स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा पर 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है। तो क्वेश्चन की वैरायटी समझ में आ रही है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया था, ऐसा पूछेगा तो 1931 का कराची अधिवेशन। इतना याद रखना है दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अगला है 47वां यानी 47वां ये हुआ था 1932 में दिल्ली में हुआ था। अमृत रणछोड़ दास सेठ ने इसकी अध्यक्षता की थी। अमृत रणछोड़ दास सेठ ने इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखना है, पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है 48वां यानी 48 ये 1933 में हुआ था कलकत्ता में। श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है, वाला महिला का है इसलिए पूछा जा सकता है। तो 48वां जो 1933 में कलकत्ता में हुआ था, श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता ने इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखना है। नेल्ली सेन गुप्ता ने इसकी अध्यक्षता करी थी। अगला है, उसके बाद आएगा 39वां यानी 49। 39वां अधिवेशन हुआ था 1934 में बंबई में। 1934 में बंबई में राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए थे। राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए थे, याद रखना है। इसके बाद 50वां अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1936 में लखनऊ में। 1936 में लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष चुने गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष चुने गए थे, 1936 में हुआ था लखनऊ में।
50 के बाद 51वां अधिवेशन ये 1937 में फैजपुर में हुआ था दोस्तों। ये फैजपुर महाराष्ट्र का एक गांव था फैजपुर, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था ये। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन, तो क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां अधिवेशन 27-28 दिसंबर 1936 को फैजपुर में आयोजित किया गया था। यह एक गांव में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस का अधिवेशन था। सत्र में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया था। 40,000 किसानों से भी ज्यादा लोग वहां पे भाग लेने आए थे और भीड़ इकट्ठा हुई थी, इतना याद रखना है। अगला है, उसके बाद 51 के बाद 52वां अधिवेशन। तो 52वां अधिवेशन जो है ये 1938 में हीरापुर में हुआ था, गुजरात के हीरापुर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखना। ये हीरापुर के अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके बाद ये अगला वाला इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है क्या, त्रिपुरी अधिवेशन, है ना। तो ये कौन से नंबर का था ये याद रखना है, ये 53वें नंबर का, 53वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता करी थी। थोड़ी कहानी है इसके पीछे, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, नर्मदा नदी के तिलवारा घाट के पास स्थित त्रिपुरी, ये त्रिपुरी जबलपुर में आता था दोस्तों। नर्मदा नदी के तिलवारा घाट के पास स्थित त्रिपुरी में साल 1939 में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन, 52वां नहीं 53वां, कई जगह 52 लिखा है दोस्तों, ना, कई जगह 52 लिखा है, कई जगह 53वां लिखा है, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आयोजित हो रहा था। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने महात्मा गांधी के प्रतिनिधि पाठाभी सीतारमैया को 203 वोटों से हराकर दूसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष पद हासिल किया था दोस्तों, है ना, हासिल किया था। तो बाद में मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। बाद में पाठाभी सीतारमैया और गांधी जी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफा देने के बाद जो पद खाली हो गया था तो उस पद पर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो माना जाता है कि महात्मा गांधी और उनके समर्थकों के विरोध चलते, है ना, विरोध चलते अध्यक्ष बनने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी कार्य समिति तक नहीं रह पाए थे। उन्होंने बाद में अध्यक्ष पद छोड़ा और इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देने के बाद 1939 में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी किया था, जिसका विचार उन्हें जबलपुर में ही आया था, त्रिपुरी जबलपुर में ही आया था, याद रखना ये जो मैंने बताया। तो समझ में आ गया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थक पाठाभी सीतारमैया को हराया था। बाद में मतभेद होने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्या है, 54वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में हुआ था। अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता करी थी दोस्तों। अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता करी थी, याद रखना है ना, याद रखना है। अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता करी थी। उसके बाद 55वां अधिवेशन 1946 मेरठ में हुआ था। आचार्य जे पी कृपलानी आजादी के समय अध्यक्ष थे। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि इसके आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो 1946 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। किसको, जे पी कृपलानी को, है ना। कांग्रेस के गठन और सरकार के संबंध को लेकर नेहरू और पटेल से मतभेद हुआ। नेहरू और पटेल ने संबंध ठीक न होने के बावजूद आचार्य कृपलानी भारत की आजादी समय 1946 में इस पद पे चुने गए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, याद रखना है। आजादी, जे पी कृपलानी आजादी के समय अध्यक्ष थे। उसके बाद है कौन से नंबर का, 56वां अधिवेशन 1948 में हुआ था, जयपुर में हुआ था ये। और पाठाभी सीतारमैया यानी पाठाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष बने थे। पाठाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष बने थे, याद रखना है। कौन से नंबर का है ये, 56वें नंबर का। तो क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए याद रखना है दोस्तों, है ना। उसके बाद है अगला
सन 53वां ये 1950 में नासिक में हुआ था। 1950 में नासिक में हुआ था। पुरुषोत्तम दास टंडन को अध्यक्ष बनाया गया था। पुरुषोत्तम दास टंडन को अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये याद रखना है, पुरुषोत्तम दास टंडन को अध्यक्ष बनाया गया था, इतना याद रखें दोस्तों। तो ये समझ में आ गया, 57वां अधिवेशन 1950 में नासिक में हुआ था, पुरुषोत्तम दास टंडन को अध्यक्ष बनाया गया था, याद रखना है। उसके बाद एक नोट लिखा है, तो एक देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, तो इनके बारे में थोड़ी सी काम की जानकारी मैं बताता हूँ आपको, क्या क्या पूछा जा सकता है परीक्षा में, है ना। तो देखो, राजेंद्र प्रसाद जो है दोस्तों 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। 1935 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, तो एक बार 1935 में। फिर 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जब अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया गया था, उसके बाद पुनः राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, दूसरी बार हो गया। और तीसरी बार जब जे.पी. कृपलानी द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बाद 1947 में तीसरी बार अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों, है ना। तो आजादी के समय यहां पे 1947 में भी एक हुआ था, 1947 में भी हुआ है ना। तो 1947 में तीसरी बार अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे, है ना। तो 47 में तीसरी बार अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। तो यहाँ पे जो अध्यक्ष पद हुआ था, यहाँ पे सबसे पहले पाठाभी ये इनको ही बनाए गए थे, कृपलानी को। तो हम बोल सकते हैं 1935 में एक बार चुने गए, उसके बाद 1939 में दोबारा चुने गए जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था, और तीसरी बार 1946 में जे.पी. कृपलानी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, और तीसरी बार फिर बनाए गए थे 1947 में। तो वही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 1947। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में 24 जून 1947 को भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ये पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के काम की जानकारी जो इधर लिखी हुई है और डिटेल में मैंने बताने की कोशिश किया हूं। देखो, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया, पढ़ना तो पूरा ही है अपने को एक बार, है ना, पढ़ना तो पूरा ही है। तो इस तरीके से ये लेक्चर खत्म हुआ, जिसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में डिस्कस किया दोस्तों, धमाकेदार तरीके से मेरे द्वारा समझाया गया है। ये लेक्चर अगर पसंद आएगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना बस, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।